A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू MCQs. So let's start. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. मेरे जिस भी तरीके के और भी इस सीरीज़ के सिवा जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सभी के जो PDF आपको यहीं पे मिलते हैं, तो यू कैन सी दैट. तो इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है. इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वॉइस बॉक्स. तो ये सारे के सारे जो सवाल हैं वो NCERT से ही जुड़े हुए हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम NCERT. कुछ सवाल जो है हम लोग पिक करते हैं प्रीवियस एग्जाम से. ओके, तो पहला सवाल जो है अबाउट वॉइस बॉक्स है. वॉइस बॉक्स के बारे में हमने NCERT के लेक्चर्स में पढ़ा था. तो वॉइस बॉक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको क्या ढूंढना है. आपको एक स्टेटमेंट ढूंढना है विच इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है आप यहाँ पे ढूंढेंगे. पहला स्टेटमेंट है वॉइस बॉक्स इज नथिंग बट फेरिंग्स. पहला स्टेटमेंट कहता है कि वॉइस बॉक्स जो है उसका नाम है फेरिंग्स. उसको फेरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं. दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं मेन में आर 20 मीटर लॉन्ग एंड इन फीमेल्स दे आर 15 मिलीमीटर लॉन्ग. जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं मेल्स के अंदर 20 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, थोड़ी बड़े साइज़ की होती है, और फीमेल्स में थोड़े छोटे साइज़ की होती हैं. वॉइस बॉक्स जो होता है इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लॉटिस. तो वॉइस बॉक्स को ग्लॉटिस भी कहा जाता है. और फोर्थ स्टेटमेंट है वॉइस बॉक्स इज प्रेजेंट बिटवीन C3 एंड C7. ये C3 और C7 क्या है? C3 और C7 जो है सर्वाइकल वर्टिब्रीज है. सर्वाइकल वर्टिब्रीज वो वर्टिब्रीज होती है जो हमारे नेक में प्रेजेंट होती है. ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको NCERT लेक्चर्स में पढ़ाई थी और मेरे जो MCQs के और सेट्स हैं उनमें भी मैंने आपको ये चीज़ें डिस्कस की हैं. तो बताइए इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. देखिए C3 से C7 में प्रेजेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ग्लॉटिस कहते हैं इसको, भी करेक्ट स्टेटमेंट है. इसमें साइज बड़ा होता है मेल्स में, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. बट द वॉइस बॉक्स इज नॉट फेरिंग्स, इट इज़ व्हाट? यस, इट इज़ लैरिंग्स. तो ये लैरिंग्स को कहा जाता है वॉइस बॉक्स, ना कि फेरिंग्स को. तो इसी का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा. अगर आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर देखना चाहते हैं तो आप इस एक्सप्लेनेशन में से पढ़ सकते हैं. तो वॉइस बॉक्स जो होता है उसको फेरिंग्स नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है लैरिंग्स. ओके, और वॉइस बॉक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है. आपको एक चीज़ मालूम होगी कि अगर कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है तो उसका वॉइस बॉक्स जो है रप्चर भी हो सकता है. उसकी आवाज़ जो है परमानेंटली डैमेज हो सकती है वॉइस बॉक्स के डैमेज होने से. राइट. अगला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है. उसमें आपसे ये जो सवाल है UPSC ने 2016 में पूछा था. ये उस टाइम के करंट अफेयर्स का सवाल था. यहाँ पर लेने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि UPSC किस तरीके के सवाल पूछती है अपने एग्जाम में. तो UPSC ने ये पूछा था व्हाट इज ग्रीस लाइटनिंग 10 GL10. ये क्या चीज़ है? क्या ये एक इलेक्ट्रिक प्लेन है टेस्टेड बाय नासा? क्या एक सोलर पावर्ड 2-सीटर एयरक्राफ्ट डिजाइन बाय जापान है? या ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय चाइना है? क्या चीज़ है ये इसमें आपसे पूछा गया था. तो क्योंकि ये 2016 में पूछा गया सवाल है तो उस टाइम का जो था ये करंट अफेयर्स का सवाल था. आपको इसी सवाल को देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि UPSC किस तरीके के क्वेश्चन पूछना पसंद करती है, और स्टेट PCS भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे जो इस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके बारे में आपसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं वो. तो उसी में से सवाल पूछा जाता है. तो इसके ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे. ये जो था एक इलेक्ट्रिक प्लेन था जिसको नासा ने टेस्ट किया था. इसको आप जो है पूरा डिटेल PDF से पढ़ सकते हैं. अगला जो सवाल है हमारी इस सेट का, इसमें आपसे अगेन UPSC ने 2016 में पूछा था. इस सवाल में आपसे पूछा गया था कि रेड सेंडर्स जो है, रेड सेंडर इज अ टाइप ऑफ ट्री. रेड सेंडर्स जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको आप कंसिडर करिए. तो 2 स्टेटमेंट दिए गए थे. पहला स्टेटमेंट कहता था इट इज़ अ ट्री स्पीशी फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में ये एक ट्री की वैरायटी है वो मिलती है. इंडिया का जो पोर्शन जो साउथ में प्रेजेंट है उसे हम साउथ इंडिया कहते हैं. तो साउथ इंडिया जो है मतलब उसके अंदर ये एक ट्री का स्पीशी पाया जाता है. दैट वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया. तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं. आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है. सिर्फ A करेक्ट है, सिर्फ B करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, या नन ऑफ देम करेक्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है. तो अब आप ज़रा सोचिए, रेड सेंडर्स के बारे में हम उस टाइम पर भी 2016 में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था. तो रेड सेंडर्स के बारे में हम इतना तो जानते हैं, सब जान रहे थे कि साउथ इंडिया में प्रेजेंट है. बट द सेकेंड स्टेटमेंट विच इज सेइंग कि क्या ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या नहीं है, दैट वाज अ कैच. ये आपको जानना ज़रूरी था. तो बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को सिर्फ इसीलिए गलत कर दिया था क्योंकि उन्होंने साउथ इंडिया सोच के दोनों स्टेटमेंट को बोथ A एंड B को करेक्ट कर दिया था.
बट द कैच इज़ ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला ट्री नहीं है, साउथ इंडिया में ये बशर्ते प्रेजेंट है। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल्स पीडीएफ में दी गई है। देखिए इसकी वुड जो है इस तरीके की लाल दिखाई देती है, और इसको क्या कहा जाता है, रेड सैंडर्स। रेड सैंडर्स की जो हिस्ट्री है, ये ट्रीज यील्ड ब्यूटीफुल फाइन ग्रेन वुड, तो इट इज़ पॉलिश टू अ रिच रेड और गोल्डन कलर। तो ये रेड कलर की, गोल्डन कलर की वुड जो है हमें दिखाई देती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी चीज़ों में ये काम आती है, टेम्पल बनाने के काम आती है रेड सैंडर्स में। रेड सैंडर्स ऑल्सो नोन एज रेड सैंडलवुड, इसको लाल रंग का चंदन भी कहा जाता है, रक्त चंदन। तो एक तो चंदन का पेड़ होता है सैंडलवुड, जो लाल रेड सैंडलवुड होती है उसको हम बोला जाता है रक्त चंदन। ओके, लेकिन ये कहाँ पर पाया जाता है, ये साउथ ईस्टर्न घाट्स ऑफ माउंटेन रेंज ऑफ साउथ इंडिया में मिलता है। बट मैंने बताया था कैच कहाँ पर है, कैच है कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है, इट एंड इज़ नॉट एबल टू ग्रो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये आंध्र प्रदेश में ज़रूर पाया जाएगा, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का खास बात क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का खास बात ये होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। अगर आप एमएम के परसेंटेज में देखेंगे तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इतनी पानी को ये नहीं सहन कर सकता, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता, बट इट इज़ प्रेजेंट इन साउथ इंडिया। तो जब भी आपको इस तरीके का कोई सवाल मिलता है जिसमें आपको बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में आ रही है, तो उसमें एक कैच हो सकता है। तो आपको देखना है कि उसके किसी एक स्टेटमेंट में कैच हो सकता है। हम उसको जनरलाइज बोल सकते हैं, साउथ इंडिया में तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई रेन फॉरेस्ट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं करना आपको। अगला जो सवाल है इस सेट का, आपको सवाल नंबर 4 जो है वो भी यूपीएससी के 2016 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन की बात हो रही है। ये जो टॉपिक है जैसे कि रेड सैंडलवुड वाला जो है और ये वाला जो है, ये दोनों सवाल जो है ये उस टाइम के करंट अफेयर्स की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्रिप इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर अलग अलग मेथड्स ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें से ड्रिप इरिगेशन इज वन ऑफ द वेरी गुड मेथड। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है, इससे क्या होता है, रिडक्शन इन वीड होता है, रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी होता है और रिडक्शन इन सॉइल इरोजन होता है। तो 3 चीज़ें इसमें दी गई हैं। आपसे पूछा जा रहा था कि करेक्ट आंसर क्या है, सिर्फ रिडक्शन इन वीड हो रहा है या रिडक्शन इन वीड एंड सॉइल दोनों हो रहा है या सॉइल इरोजन हो रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। इस तरीके के सवाल आपको दोबारा से अपने एग्जाम में मिल सकते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ड्रिप इरिगेशन से कौन सी वो चीज़, देखो वीड नहीं होगी, वीड कैसे होती है, जो खरपतवार जिसको हम कहते हैं, वीड कैसे उत्पन्न होती है। अगर बहुत ज़्यादा, देखिए वीड को थोड़ी ना पता है कि ये जो न्यूट्रिशन आ रहा है, जो पानी आ रहा है, ये मेरे लिए आ रहा है या फसल के लिए आ रहा है, राइट। तो अगर आप पानी देंगे, आप खाद देंगे, तो वीड भी उसी को ले लेगी वहाँ पे। तो अगर ज़्यादा पानी मिल रहा है तो वीड बहुत अच्छे से ग्रो करती है। तो रिडक्शन इन वीड पॉसिबल है इससे, यस। रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, ऑफकोर्स सॉइल इरोजन भी की रिडक्शन भी होती है, ये आप जानते हैं, क्योंकि अगर एकदम से पानी को बहुत ज़्यादा फ्लो में बहेगा और एक धीरे धीरे जाएगा, ड्रिप से जाएगा, तो उसमें सॉइल इरोजन रुकेगा। लेकिन जो तीसरा था, सैलिनिटी को वो डिक्रीज नहीं करता। ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन इज अ टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन। तो माइक्रो इरिगेशन ड्रिप 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 से जा रहा है वो सिस्टम दैट हैज़ द पोटेंशियल टू सेव वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बाय अलाउइंग वाटर टू ड्रिप सोली टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। देखिए उसमें क्या किया जाता है ना, ओके, फोटोग्राफ नहीं अटैच किया गया यहाँ पे। उसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे बिल्कुल बहुत पतले पतले पाइप से सीधा का सीधा नीचे पानी दिया जाता है। इसी की वजह से वो वीड रिडक्शन का काम करता है। सॉइल इरोजन को रोकने का काम करेगा, क्योंकि सॉइल की अपर सरफेस पे तो वो जा ही नहीं है, वो नीचे दे रहे हैं हम उसको। लेकिन सैलिनिटी को डिक्रीज करने में ये इतना कारगर नहीं होता है। तो ड्रिप इरिगेशन जो है 2 चीज़ों को रोकेगा, लेकिन तीनों चीज़ों को रोकेगा नहीं। और यहाँ पर जो था, आपको 3 ऑप्शन तो थे भी नहीं, ए एंड बी था, सी था, ए एंड सी था। तो आपको कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं थी कि अगर आपको एलिमिनेट करना था तो सिर्फ और सिर्फ सॉइल की जो सैलिनिटी है उसको रिड्यूस नहीं कर रहा है, वो आप आराम से इसमें कर सकते थे। आप इसमें PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा कि एडवांटेज और क्या क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। यू कैन टोटली रीड दैट। आखिरी सवाल जो है इस सेट का, वो भी यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। इसमें आपसे पूछा गया था कि क्या कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज़ ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर। अब आप देखेंगे कि 2016 में देखिए एग्रीकल्चर से हैं तीनों सवाल, मतलब 2 सवाल तो हार्डकोर एग्रीकल्चर से है, तीसरा सवाल भी फॉरेस्ट से रिलेटेड है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपीएससी जो है दोनों का एग्जाम को कंबाइन ले रही है, फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम भी ले रही है और सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी साथ में लेती है, राइट। इसीलिए इस तरीके के सवाल एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या पूछा जा रहा था आपको, नीम कोटेड यूरिया का जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है उसका क्या कारण है।
देखिए, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी जब मैं एनवायरनमेंट की क्लासेस शुरू करूंगी, तब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको एनवायरनमेंट को कैसे पढ़ना है, एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स जो है उनको किस तरीके से पढ़ना है, किन एरियाज़ के ऊपर फोकस करना है। आई विल टेल यू कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को आपको फोकस करना पड़ेगा, उन एरियाज़ को आप फोकस करेंगे जो उस वक्त चर्चा का विषय है या उसके लिए कोई नई स्कीम यूज़ की जाती है। तो आई विल टेल यू इन डिटेल। तो ये उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आज के लिए भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ये ऑब्सोलीट नहीं हुआ ये सवाल। तो इसमें पूछा था तो नीम कोट करने का कारण क्या है। तो अगर आप नीम से कोट कर देते हैं यूरिया को तो क्या होगा, जो नीम ऑयल जो है वो सॉइल में रिलीज होगा एंड इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कारण है। नीम कोटिंग स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन सॉइल। नाइट्रस ऑक्साइड विच इज द ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज इन द एटमॉस्फेयर बाय क्रॉप फील्ड। देखो इसमें नॉट एट ऑल लिखा है, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो, नॉट एट ऑल नो होगी रिलीज। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वीडीसाइड एंड फर्टिलाइजर फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप। तो इन तीनों में से आपको सही जवाब को चूज करना है कि क्या कारण है। देखिए, जब आप नीम कोटिंग करते हैं तो क्या ऐसा होता है यूरिया के अंदर जो कि उसकी एफिकेसी को बढ़ाता है, कुछ तो ऐसा हो रहा होगा तभी नीम कोटिंग कर रहे हैं। तो क्या कारण है, क्या वीडीसाइड और फर्टिलाइजर दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, क्या नीम ऑयल रिलीज होने से जो सॉइल की नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका जो सही जवाब है इट इज़ ऑप्शन नंबर 2। नीम कोटिंग से क्या होता है, नीम कोटिंग से 30 से 40% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एरिया अब्जॉर्ब बाय द क्रॉप, रेस्ट ऑफ विच इज डिग्रेडेड एज एन एक्सेस ऑफ यूरिया कॉजेज लॉस ऑफ अनयूज्ड यूरिया टू कॉप अप विद दिस। देखिए, जो यूरिया अनयूज्ड रह जाता है वो हमारी सॉइल के लिए हार्मफुल हो जाता है। सिर्फ प्लांट एक लिमिटेड अमाउंट में यूरिया यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने उसको एक साथ में सारा डाल दिया तो क्या होगा कि वो काफ़ी यूरिया वेस्ट हो जाएगा। तो नीम कोटिंग से क्या होता है, वो स्लोली रिलीज होता है। So urea is coated with neem which slow down the process of nitrate formation. तो this is the reason, कोट करके उसको डालेंगे तो वो स्लो रिलीज होगा, because of which ammonia volatilization is controlled in which urea gets converted to ammonium carbonate. तो ये इसका मैकेनिज्म है। आप रिविजन टाइम के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं PDF को डाउनलोड करके। तो क्या कारण है, यूरिया को अगर आप नीम से कोट करते हैं तो उसका रिलीज स्लो हो जाता है, और स्लो रिलीज होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए रिलीज होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा तो फुल कंजम्पशन हो पाएगी। सो दैट वॉज इट। आई होप ये कुछ सवाल थे हमारे जो मैंने पिक किए थे आपके इस रिवीजन सेट के लिए। तो आई होप आपको इन सवालों को सॉल्व करके मज़ा आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको उनको किस तरीके से टैकल करना है और आपको किस सोर्स से पढ़ना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।